रात आधी हो चुकी थी। सारा शहर अंधेरे और सन्नाटे के आगोश में था। वहाँ का अनाथालय भी अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ का चौकीदार वो भी नींद में ऊब रहा था। अनाथालय के अंदर से एक साया धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहा था। गेट पर पहुंचकर वो साया गेट के ऊपर चढ़ने लगा और दूसरी तरफ कूद गया। उसकी कूदने की आवाज से चौकीदार हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार समझ गया कि अनाथालय का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज से अनाथालय के दूसरे लोग भी जाग गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़का बहुत दूर पहुंच चुका था। उस भागने वाले लड़के का नाम विशाल था, जिसकी उम्र 12 साल थी। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। वहां दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी और वो लड़का तुरंत उस ट्रेन में जाकर चढ़ गया। ट्रेन में सब लोग सो रहे थे, केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी ही जागा हुआ था। घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को भाग आया है? क्योंकि वो अनाथालय नहीं, कसाई खाना था। वहाँ पे दिन भर हमसे काम करवाया जाता था। छोटी छोटी गलतियों के ऊपर हमें बेरहमी से मारा जाता था और कभी कभी तो दिन भर हमें भूखा रखा जाता था। साथ में मार पड़ती थी, वो अलग। ओह, तो अब क्या सोचा है? कहाँ जाएगा? क्या करेगा? जहाँ ये रास्ता ले जाएगा। इस तरह से विशाल और वो आदमी बातें करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। तभी सुबह होते ही वो ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। चल भाई, अपना स्टेशन तो आ गया, हम चलते हैं। तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन विशाल स्टेशन पर ही रुक गया। दिल्ली तो पहुंच गया, लेकिन अब यहाँ क्या करूँ? तभी उसकी नज़र कुछ और लोगों पर पड़ी। उनकी उम्र भी विशाल जितनी ही थी और वो प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं भी इन बोतलों को जमा करके बेचूंगा। उस दिन के बाद से ही विशाल स्टेशन पर रहने लगा। वो पूरा दिन उन बोतलों को जमा करता और शाम को उन बोतलों को बेचकर स्टेशन पर ही सो जाता। एक दिन स्टेशन पूरी तरह से खाली था और वहाँ पे इक्का दुक्का ही लोग थे और विशाल भी सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। विशाल उठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक 5 साल की बच्ची दिखी जो रो रही थी। तभी विशाल उसके पास चला गया। कौन हो तुम और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ न बोली और बस रोती ही रही। रात पर विशाल ने उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढा, लेकिन उसको कुछ भी हाथ न लगा। उसने एक एक आदमी से जाकर पूछा, लेकिन कोई भी उसका माँ बाप नहीं निकला। यहाँ तक कि उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। अंत में विशाल स्टेशन मास्टर के पास गया और उसको सारी बात बताई। अरे ऐसे किस्से यहाँ पर बहुत बार हुए हैं। कमबख्त इनके माँ बाप इन्हें जन्म तो दे देते हैं, लेकिन इन्हें पाल नहीं सकते और फिर यहीं स्टेशन पर ही छोड़ जाते हैं, जिससे हमारी मुसीबतें मर जाती हैं। मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ, वो इस बच्ची को अनाथालय में भर्ती करवा देंगे। अनाथालय का नाम सुनते ही विशाल कांप उठा। उसे वो सारी बातें याद आ गई जो उसके साथ अनाथालय में घटित होती थी। अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो वो इसे अनाथालय में छोड़ आएंगे और वहां न जाने इस मासूम के साथ कैसा सलूक होगा। नहीं, मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तभी विशाल उस बच्ची को वहां से लेकर चुपके से निकल जाता है। विशाल चला जा रहा था और सुबह के 10 बज चुके थे। तभी वो बच्ची विशाल से बोलती है, भूख लगी है। विशाल अपनी जेब टटोलने लगा। तभी उसकी जेब से 20 रुपए निकल गए। विशाल उस बच्ची को लेकर एक कुलचे वाले के पास चला गया और उस बच्ची को एक प्लेट कुलचा दिलाया। बच्ची कुलचा खाते हुए विशाल से बोली, भैया तुम भी खाओ, तुमको भी भूख लगी होगी ना, लो मैं तुमको खिलाती हूँ। इतना कहकर ही वो बच्ची विशाल को खाना खिलाने लगी। विशाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि किसी ने पहली बार उसको इतने प्यार से और अपनापन दिखाकर उसको खाना खिलाया था। आज से ही मेरी बहन है, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने आप को मेहनत की भट्ठी में झोंक दूंगा, लेकिन अपनी बहन के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इसे पढ़ा लिख कर मैं सफल बनाऊंगा। खाने के बाद विशाल अपना और अपनी बहन का सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक पुराना मकान मिल गया। मकान मालिक बहुत दयालु था, तो वो अगले महीने पैसे लेने के लिए मान गया। विशाल अपनी बहन के साथ वहीं रहने लगा। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि मैं अपनी बहन का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा सकूं। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा। इतना सोचकर विशाल काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन महज 12 साल का होने के कारण
उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। दिन भर यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो एक होटल में चला गया। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र की भी आगे पीछे कोई नहीं था। विशाल नरेंद्र के पास गया और उससे काम मांगने लगा। अरे तू इतनी छोटी सी उम्र में काम क्यों करना चाहता है? मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों, तू खुद नहीं पढ़ना चाहता? चाहता तो हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई इस दिमाग में घुसती ही नहीं है। कोई काम दे दो ना सेठ। नरेंद्र को विशाल थोड़ा ईमानदार लगा और उसने विशाल को काम दे दिया। अब विशाल काम करने लगा और विशाल की बहन दिन भर नरेंद्र के साथ खेला करती थी। इस तरह महीना भर गुजर गया और महीने के बाद विशाल को पहली पगार मिली और विशाल बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सेठ जी, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। मुझे अपनी बहन का एडमिशन करवाने जाना है। उसे छुट्टी मिल गई। अगले दिन विशाल अपनी बहन के साथ होटल आया। अरे इसे तो स्कूल में होना चाहिए, इसे यहाँ क्यों लाया है? इसका दाखिले नहीं हुआ सेठ जी। क्यों? हमारे माँ बाप नहीं है ना, तो बिन माँ बाप के साइन के इसका दाखिले नहीं हो सकता। अरे एक साइन नहीं हुआ तो इसकी क्या पढ़ाई रुक जाएगी? चल मैं चलता हूँ तेरे साथ स्कूल, मैं बनूंगा तुम्हारा गार्जियन, देखता हूँ एडमिशन कैसे नहीं होती। फिर नरेंद्र ने उनका गार्जियन बनते विशाल की बहन का एडमिशन करवाया। विशाल ने अपनी बहन का नाम स्वाति लिखवाया, जो विशाल ने ही उसको दिया था। वक्त का पहिया चलता गया और विशाल और स्वाति धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वाति पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होनहार थी। एक एक करके सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। फिर अपनी काबिलियत के दम पर स्वाति का दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। विशाल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। विशाल सबसे कहता था, मैं तो कुछ न बन पाया, लेकिन मेरी बहन डॉक्टर जरूर बनेगी। उधर नरेंद्र की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। अब वो होटल कम ही आता था। उसने विशाल को होटल का मैनेजर बना दिया था। नरेंद्र को विशाल के ऊपर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा था। एक दिन, विशाल बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद इस शरीर को आग कौन देगा। भगवान ने तुझे बेचकर वो कमी पूरी कर दी है बेटा। मेरा बेटा है तू। आज से मैं ये होटल और घर तेरे ही नाम करता हूँ। आज से इन सब का मालिक तू है बेटा। बस एक वादा करना, मैं जिधर भी मरूं मेरी चिता को आग तू ही देगा। सचिन की आंख भर आई और गला भर आ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। तकदीर भी कितनी अजीब होती है ना, जब कोई नहीं था तो कोई भी नहीं था, और अब मिलने लगा तो बहन और पिता दोनों ही मिल गए। इस घटना के थोड़े दिनों बाद नरेंद्र का देहांत हो गया। नरेंद्र का अंतिम संस्कार करने के बाद विशाल ने होटल का धंधा संभाला। उसने देखा कि छोटा होटल होने के कारण यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर पहले होटल को सजाया संवारा और उसने होटल की काया ही पलट दी। अब वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं रहा, बल्कि शहर का जाना माना रेस्टोरेंट बन गया। कुछ सालों बाद उसने होटल्स की चेन खोली और शहर का एक जाना माना रईस आदमी बन गया। किसने सोचा था कि अनाथालय से भागा वो 12 साल का छोकरा एक दिन पूरे शहर पर राज करेगा। उधर स्वाति की मेडिकल की कॉलेज की पढ़ाई भी समाप्त हो गई और उसने अपने पूरे बैच में टॉप किया था। उस दिन स्वाति को इनाम मिलना था। सारा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कॉलेज की प्रिंसिपल ने स्वाति को सम्मानित किया। आज मुझे मिले इस इनाम का हक था सिर्फ मैं नहीं, मेरे भैया विशाल भी है। अगर उस दिन भैया मुझे स्टेशन से ना उठाते तो न जाने मैं आज कहाँ होती। अगर भैया चाहते तो मुझे वही अनाथालय जाने के लिए छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरा हमेशा हाथ थामे रखा। सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते रहे, लेकिन मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दे। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मेरे विशाल भैया जैसे फरिश्तों को बनाया है ताकि वो भगवान की कमी को पूरा कर सके। कॉलेज का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और भीड़ में बैठे हुए विशाल का सर और ऊंचा हो गया। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।